हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस एंड ग्लोबल गवर्नेंस। बेसिकली यूनाइटेड नेशन और ग्लोबल गवर्नेंस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो समझने की हम कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर यूनाइटेड नेशन रोल प्ले करता है, किस तरीके से ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर यूनाइटेड नेशन कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन ये सब समझने से पहले आपको ग्लोबल गवर्नेंस क्या होती है वो समझना होगा। देखिए, ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरी दुनिया की एक गवर्नमेंट बन जाए और बाकी जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, जो अलग अलग देशों की गवर्नमेंट्स हैं, वो रहे ही ना। जैसे अगर मैं नेशनल गवर्नेंस की बात करूं तो नेशनल गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि एक देश को किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से अलग अलग जो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो सोसाइटी है, किस तरीके से आपस में इनको कॉपरेट करवाना है ताकि पूरे देश को चलाया जा सके। उसी तरीके से जब मैं ग्लोबल गवर्नेंस की बात करता हूँ, ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि किस तरीके से पूरी दुनिया के स्तर के ऊपर जितने भी हमारे पास कंट्रीज आती हैं, जितने भी हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, एनजीओज आते हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स आते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, किस तरीके से इनका आपस में कॉपरेशन जो है वो करवाया जाए, कॉपरेशन मेंटेन किया जाए ताकि ग्लोबल इश्यूज को टैकल किया जा सके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, एक ग्लोबल इशू है, पूरी दुनिया का इशू है कि क्लाइमेट चेंज इज नॉट एक किसी कंट्री का इशू नहीं है, वो पूरी दुनिया उसमें शामिल है, पूरी दुनिया का वो इशू है। अगर आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो पूरी दुनिया में हो रही है ना भाई। अगर आज सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है, एयर क्वालिटी खराब हो रही है, तो क्या सिर्फ हिंदुस्तानियों को दिक्कत हो रही है? नहीं, ये यूनिवर्सल इशू है, ये ग्लोबल इशू है। अगर आज जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 आया, कोरोना वायरस आया, क्या कोरोना वायरस से सिर्फ हिंदुस्तानियों को अफेक्ट हुआ? नहीं, पूरी दुनिया को अफेक्ट हुआ। तो जो ग्लोबल इश्यूज हैं, जैसे अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करो, ग्लोबल वार्मिंग की बात करो, पैंडेमिक्स की बात करो, तो ये ग्लोबल इश्यूज हैं। ये इश्यूज किसी एक देश तक सीमित नहीं है। इसीलिए इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए पूरी दुनिया का सहयोग होना चाहिए। क्या क्लाइमेट चेंज को या ग्लोबल वार्मिंग को सिर्फ एक देश रोक सकता है? नहीं, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। कलेक्टिव एफर्ट उसके लिए चाहिए होगा, पूरी दुनिया का कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन उसमें चाहिए होगा। इसीलिए ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब यह हुआ, ग्लोबल गवर्नेंस डज नॉट मीन अ सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट, इंस्टेड इट मीन्स अ सिस्टम ऑफ कॉपरेशन अमंग कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज एंड सिविल सोसाइटीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज एंड एक्सपर्ट्स, they all work together to manage global issues that no single country can solve alone। तो बेसिकली ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है, इसका मतलब यही है कि ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब ये नहीं है कि एक सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट आ जाए और जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं वो खत्म हो जाएं, देशों की गवर्नमेंट्स जो है वो खत्म हो जाएं, बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब ये है कि किस तरीके से एक सिस्टम ऑफ कॉपरेशन बनाया जाए, मतलब एक सिस्टम ऐसा क्रिएट किया जाए जिसके अंदर अलग अलग देश, अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस, मल्टीनेशनल कंपनीज आपस में कॉपरेट कर सकें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जो हमारे ग्लोबल इश्यूज हैं, जो पूरे दुनिया के स्तर पे इश्यूज चल रहे हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। तो ये है ग्लोबल गवर्नेंस। समझ आई? ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब ये हुआ कि किस तरीके से पूरी दुनिया का कॉपरेशन करवाया जाए, पूरी दुनिया का मेल जोल करवाया जाए, पूरी दुनिया के अंदर जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग जो देश हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाकर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करके किस तरीके से जो ग्लोबल इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जाए। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, अगर मैं क्लाइमेट चेंज की बात करूं तो इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट चाहिए होगा, पूरी दुनिया का एफर्ट चाहिए होगा, पूरी दुनिया का सहयोग चाहिए होगा क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। इसलिए नीड्स ज्वाइंट एक्शन बाय ऑल नेशंस, इसके लिए ज्वाइंट एक्शन चाहिए सभी देशों का। और इसीलिए हम देखते हैं कि पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट जो है, इस पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के अंदर, जिसमें क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए ये अग्रीमेंट हुआ है, इसके अंदर मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं पूरी दुनिया की वो शामिल हैं, क्योंकि किसी एक कंट्री या दो कंट्रीज के शामिल होने से क्लाइमेट चेंज को टैकल नहीं किया जा सकता है। एंड दैट्स वाई द मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर
इंक्लूडेड इन दिस अग्रीमेंट, दैट इज पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। जैसे अगर मैं पेंडेमिक्स की बात करूं, पेंडेमिक्स जैसे कोविड-19 की अगर मैं बात करूं, तो इसके लिए भी हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा, कंट्रीज का आपस में कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा, एक दूसरे को वैक्सीन हमें देनी पड़ेगी। मिलजुल कर हमने कोविड-19 को हराया है, कोरोना वायरस को हराया है, और जो भी पेंडेमिक्स हमारे पास आते हैं या फिर आएंगे फ्यूचर में, उसके लिए भी आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट चाहिए, सिविल सोसाइटी का सपोर्ट चाहिए, अलग अलग देशों का सपोर्ट चाहिए उसको टैकल करने के लिए। अदरवाइज एक कंट्री अकेली उसको टैकल नहीं कर सकती है। तो ये है ग्लोबल गवर्नेंस। अब ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर यूनाइटेड नेशन ने किस तरीके से अपना रोल प्ले किया है, किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन ग्लोबल गवर्नेंस। सबसे पहले इसके अंदर आता है मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब देखो, क्या ग्लोबल गवर्नेंस का ये मकसद नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए? ऑफ कोर्स गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस का ये ऑब्जेक्टिव तो होगा ही कि पूरी दुनिया के अंदर शांति लाई जाए, पूरी दुनिया के अलग अलग देशों को सुरक्षित किया जाए ताकि उनके ऊपर कोई अटैक ना कर ले, उनको कोई इन्वेड ना कर ले, उनको कोई कैप्चर ना कर ले। ये तो जाहिर सी बात है कि ये तो उद्देश्य होगा ना ग्लोबल गवर्नेंस का। अगर मैं हिंदुस्तान की गवर्नेंस की बात करूं, इंडियन गवर्नेंस की बात करूं, या फिर नेशनल गवर्नेंस की बात करूं, या इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं, क्या हमारी सरकार का ये उद्देश्य नहीं रहता है कि पूरे देश भर में शांति बनी रहे? ऑफ कोर्स रहता है। कौन चाहता है उथल पुथल हो जाए देश में, दंगे हो जाए देश में? तो इंडियन गवर्नमेंट का भी तो ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो पीस रहे, शांति रहे और सिक्योरिटी रहे, कि सुरक्षा रहे। ऐसा ना हो कि मारकाट हो जाए, लोग एक दूसरे को मार रहे हों, मर्डर बढ़ जाए, क्राइम्स बढ़ जाए। तो इसी तरीके से ग्लोबल गवर्नेंस का भी ये ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए। और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? वो कर रहा है यूनाइटेड नेशन। कैसे? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए किस तरीके से यूनाइटेड नेशन एक प्राइमरी फंक्शन प्ले कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो ग्लोबल ऑर्डर है, जो ग्लोबल गवर्नेंस है, पर्टिकुलरली ग्लोबल गवर्नेंस का फाउंडेशन है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ग्लोबल गवर्नेंस का जो बेसिस है ना, वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी ही है। कि जब पूरी दुनिया के स्तर के ऊपर शांति और सुरक्षा होगी, तभी आप बाकी इश्यूज को भी टैकल कर पाएंगे। तो ये जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी है, ये फाउंडेशन है, एक बेसिस है किसका? ग्लोबल गवर्नेंस का। मतलब ग्लोबल गवर्नेंस के बेस में आता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इफ देयर इज नो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इफ देयर इज anarchy ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यू कैनॉट इमेजिन टू सॉल्व द कलेक्टिव ग्लोबल इश्यूज by being in this anarchy like world, anarchy like situation. एंड सिमिलरली अगर हम देखें कि ग्लोबल गवर्नेंस का तो फाउंडेशन है ही इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वहीं दूसरी ओर यूनाइटेड नेशन का प्राइमरी फंक्शन है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने की कोशिश करती है। अगर अलग अलग देश आपस में लड़ रहे हैं, अगर पीस डिसरप्ट हो रही है, अगर शांति खत्म हो रही है और अशांति पूरी दुनिया में आ रही है, अगर अलग अलग देश आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो उस समय पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या करता है? ऑथराइजेस पीस कीपिंग मिशंस, पीस कीपिंग मिशन चलाता है। पीस कीपिंग मिशन का मतलब ये होता है, मान लो दो देशों के बीच में वॉर चल रही है, एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक कर रहा है, तो यूनाइटेड नेशन अपनी फोर्सेस उन देशों में सेंड करेगा, भेजेगा, जिन्होंने ब्लू हेलमेट्स पहनी होंगी, और वो फोर्सेस जो हैं उस वॉर को रोकने का काम करेंगी। तो क्या वॉर को रोकने से शांति नहीं आती है? बिल्कुल आती है। वॉर को कौन रुकवा रहा है? तो वॉर को यूनाइटेड नेशन रुकवा रहा है। वो जो आपने रील देखी होगी ना कि वॉर रुकवा दी पापा, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा, यहाँ पे मोदी जी वॉर नहीं रुकवा रहे हैं, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन वॉर रुकवा रहा है। उसी के साथ साथ सैंक्शंस एंड इवन मिलिट्री एक्शन व्हेन नीडेड, और कभी कभी तो सैंक्शंस और मिलिट्री एक्शन भी लिया जाता है। सैंक्शंस मतलब अगर एक देश नहीं ही मान रहा है, मान लो अगर एक देश दूसरे देशों के ऊपर कैप्चर कर रहा है, उनको अटैक कर रहा है, कोई बड़ा देश है, रशिया जैसा देश है, और किसी की बात नहीं सुन रहा है, इवन कि यूनाइटेड नेशन ने पीस कीपिंग मिशंस भेजे हुए हैं, अपनी फोर्सेस भेज रही हैं, लेकिन वो फोर्सेस भी वहां पे काम नहीं कर रही हैं। रशिया जो है वो एग्रेसर होता जा रहा है, रशिया बाकी देशों को खाता जा रहा है, उनको इन्वेड करता जा रहा है। तो उस टाइम पे
रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगाई जा सकती हैं। सैंक्शंस मतलब उसके साथ ट्रेड बंद कर दिया जाएगा, उसके ऊपर वीज़ा, जो उनका वीज़ा है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी, और उसी के साथ साथ मिलिट्री एक्शन भी लिया जा सकता है। मतलब बाकी सारे देश यूनाइटेड नेशन के अंदर जो आते हैं वो इकट्ठा होकर अपनी मिलिट्री जो है वो वहाँ पर भेज सकते हैं और रशिया को रोक सकते हैं। तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, वो इस तरीके से पीस कीपिंग मिशंस भेज के, सैंक्शंस लगा के, मिलिट्री एक्शंस लेके जो है वो पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करता है पूरी दुनिया के लेवल पे, पूरी दुनिया के स्तर के ऊपर। उसके बाद द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस हेल्प मेंटेन सीज फायर्स एंड स्टेबलाइज वॉर टोन एरियाज। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, सीज फायर्स को मेंटेन करती हैं। सीज फायर्स मतलब दोनों देशों के बीच में अगर लड़ाई लग रही है तो वो ये लड़ाई वहां पे रुकवा देंगी। उसी के साथ साथ एंड स्टेबलाइज वॉर टोन एरियाज, और जहां पे वॉर हो गई, उथल पुथल हो गई है, उनको स्टेबलाइज करने का काम भी ये जो पीस कीपिंग मिशंस हैं या फोर्सेस हैं ये करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस जो है वो कॉन्गो में गई, वो साउथ सूडान में गई और लेबनान में गई। तो जब कॉन्गो एक देश है जहां पे जब वॉर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, या फिर जब साउथ सूडान में कॉन्फ्लिक्ट और वॉर चल रही थी, या फिर लेबनान में जब कॉन्फ्लिक्ट और वॉर चल रही थी, उस वक्त यूनाइटेड नेशन ने अपने पीस कीपिंग मिशंस जो है इन देशों में भेजे थे ताकि इन देशों के अंदर जो उथल पुथल वॉर, जो लड़ाई चल रही है, उसको रोका जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल सैंक्शंस लगाई गई थी साउथ कोरिया के ऊपर और ईरान के ऊपर न्यूक्लियर इश्यूज के रिलेटेड। तो जब ईरान ये कह रहा था कि हम न्यूक्लियर वेपन बना के रहेंगे, हम एटम बम बना के रहेंगे, जब नॉर्थ कोरिया कह रहा था कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, हम एटम बम बनाएंगे, और ये बार बार धमकी दे रहे थे कि हम भाई न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, हम उसको टेस्ट करेंगे, तो उस टाइम पे सैंक्शंस लगाई गई थी इन दोनों देशों के ऊपर। सैंक्शंस मतलब इनके साथ ट्रेड कम कर दिया गया, उसी के साथ साथ इनके ऊपर हायर टैरिफ्स इंपोज कर दिए गए, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर लगा दी गई, और भी कई सारे तरीके से इनको पुनिश किया गया ताकि इनको रोका जा सके न्यूक्लियर वेपन बनाने से। अगर ये न्यूक्लियर वेपन बना देंगे तो ये सर फिरे लोग पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशन अपना रोल प्ले करता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज द फाउंडेशन, इज द बेसिस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। उसके बाद सेकंड इसके अंदर आता है प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर भी ह्यूमन राइट्स को एक सेंट्रल प्लेस दी गई है, सेंट्रल पोजीशन दी गई है। अल्टीमेटली ग्लोबल गवर्नेंस का पर्पस क्या है कि भाई लोगों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, लोगों को उनके राइट्स मिलें, वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें, वो एक ऐसी लाइफ जी सकें जिसमें इक्वालिटी हो, उनके पास बोलने का अधिकार हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो। एक देश की गवर्नेंस का भी तो यही पर्पस होता है कि लोगों के पास एक डिग्निफाइड लाइफ हो, उनके पास जीने का अधिकार हो, उनके पास खाने का अधिकार हो, उनको खाना मिल सके, उनको जो हेल्थ केयर है वो मिल सके, उनको क्लॉथिंग कपड़ा मिल सके, मकान मिल सके, वो बोल सके, उनके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो। ये एक नेशनल गवर्नेंस का भी पर्पस होता है, एक देश की गवर्नमेंट का भी पर्पस होता है, और ये इंटरनेशनल गवर्नेंस या ग्लोबल गवर्नेंस का भी पर्पस है। और ये जो ग्लोबल गवर्नेंस का पर्पस है कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है, ये ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड नेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यू कैन वेल इमेजिन द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन ग्लोबल गवर्नेंस इन प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स। द यूनाइटेड नेशन इंश्योर्स दैट ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट्स आर रिस्पेक्टेड ग्लोबली। यूनाइटेड नेशन ये इंश्योर करता है कि जो इंसान की डिग्निटी है, जो इज्जत है, वो बची रहे, वो उसको रिस्पेक्ट किया जाए पूरी दुनिया के स्तर के ऊपर, और जो इंसान के राइट्स हैं, जो ह्यूमन के राइट्स हैं, उनको भी रिस्पेक्ट किया जाए ग्लोबल लेवल के ऊपर। और ये गवर्नेंस का भी एक की पार्ट है, ग्लोबल गवर्नेंस का भी एक पार्ट है, हिस्सा है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो यूनाइटेड नेशन ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, UDHR 1948 का, इसने ह्यूमन राइट्स का फाउंडेशन सेट किया है। बेसिकली ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जिसको 1948 में अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, इसके अंदर कई सारे ह्यूमन के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। जैसे जिसके अंदर राइट टू लाइफ दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ दिया गया है। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर, मतलब इस पूरे के पूरे चार्टर के अंदर या फिर इस डिक्लेरेशन के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर, UDHR के अंदर इंसान के कई सारे राइट्स दिए गए हैं, और ये कहा गया कि ये सारे के सारे राइट्स पूरी दुनिया के स्तर के ऊपर जो है इनको रिस्पेक्ट करना है और इनको प्रमोट करना है, और इनको कोई भी देश की सरकार वायलेट नहीं करेगी। तो यूनाइटेड नेशन ने क्या रोल प्ले किया ह्यूमन राइट्स के फील्ड में? उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट लाया जिसको UDHR कहते हैं, जो 1948 में लाया गया,
जिसके अंदर ह्यूमन के कई सारे राइट्स दिए गए थे और ये कहा गया कि कोई भी सरकार इन राइट्स को वायलेट नहीं करेगी और इनको प्रमोट और रिस्पेक्ट करने का काम करेगी। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इस्टेब्लिश की गई, यूएनएचआरसी जिसको हम कहते हैं, 2006 में ये इस्टेब्लिश की गई, 2006 में। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से पहले एक यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स हुआ करता था। तो पहले क्या होता था, 1946 में यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया गया 2006 में, और उसको रिप्लेस करके यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल उसका नाम रखा गया। और ये जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, इसका काम क्या है, ये देखती है कि कहीं पे कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं कर रहा है, कोई देश ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं कर रहा है, ह्यूमन राइट्स को की उल्लंघना तो नहीं कर रहा है, ह्यूमन राइट्स छीन तो नहीं रहा है लोगों से। तो आपको समझ आ रही है, यूनाइटेड नेशन ने 1946 में एक काउंसिल, एक कमीशन इस्टेब्लिश किया था, उसका नाम था यूनाइटेड नेशन, उसका नाम था ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसका नाम था यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, जो यूनाइटेड नेशन ने 1946 में एस्टैब्लिश किया। लेकिन उस कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया 2006 में, और फिर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल लाई गई, क्योंकि यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का मिसयूज हो रहा था। तो इस यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का पर्पस भी यही है कि पूरे दुनिया के स्तर के ऊपर अगर अलग अलग कंट्रीज या फिर कोई ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है तो उसको देखा जाए, उसको मॉनिटर किया जाए और उन लोगों को पनिश किया जाए, उन कंट्रीज को पनिश किया जाए। कैसे? सैंक्शंस लगा के, मिलिट्री एक्शन लेके, पीस कीपिंग फोर्सेस के थ्रू। उसके बाद यूएन वुमेन एंड यूएनआईसीईएफ, यूनाइटेड नेशन वुमेन, और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड, मतलब यूनाइसेफ का क्या बोलते हैं, यूएनआईसीईएफ का मतलब होता है कि जो चाइल्ड राइट्स हैं बेसिकली उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो चाइल्ड राइट्स के रिलेटेड ये यूएनआईसीईएफ है। अब मुझे इसकी फुल फॉर्म भूल रही है। तो यूनाइटेड नेशन वुमेन जो है, इसको जो है 2010 में इस्टेब्लिश किया गया। और ये जो यूनाइसेफ है, जिसको हम यूनिसेफ भी कहते हैं, ये दोनों काम करते हैं किस फील्ड में? जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, कि भाई जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, मर्द और औरत के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और चाइल्ड राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए भी ये यूनिसेफ जो है वो काम करता है। तो आपको समझ आ रही है कि यूनाइटेड नेशन ने एक यूनाइटेड नेशन वुमेन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं, या फिर एक आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा कमीशन इस्टेब्लिश किया है 2010 में, ताकि वुमेन्स के राइट्स को प्रमोट किया जा सके और जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर किया जाए। और यूनिसेफ जो है वो चाइल्ड राइट्स के फील्ड में काम करता है कि जो बच्चों के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद हमारे पास थर्ड इसके अंदर आता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए भी यूनाइटेड नेशन काम करता है, और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ग्लोबल गवर्नेंस का एक की एस्पेक्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? लोगों को आर्थिक लिहाज से विकसित करना, मतलब लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है उनको इंप्रूव करना, गरीबी खत्म करना। और सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है सामाजिक लिहाज से लोगों को अपलिफ्ट करना, उनको विकसित करना, मतलब कोई किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, गरीबी खत्म करनी है हमें, भुखमरी खत्म करनी है हमें, और लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको हाई करना है। तो ग्लोबल गवर्नेंस आल्सो मीन्स रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड प्रमोटिंग शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। तो ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर भी यही आता है कि भाई हम इनइक्वालिटी को खत्म करें। इनइक्वालिटी मतलब असमानताएं जो लोगों के बीच में है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, ये जो गैप है लोगों के बीच में, इसको कम किया जा सके, और लोगों की प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट किया जा सके, मतलब लोगों की खुशहाली को प्रमोट किया जा सके। ये ग्लोबल गवर्नेंस का भी एक पार्ट है। तो यूनाइटेड नेशन किस तरीके से सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर रोल प्ले करता है वो मैं आपको बताता हूं। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर एक प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसको इकोसॉक के नाम से जानते हैं, मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। ये जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, ये बेसिकली इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को देखने का काम करता है, और ये यूनाइटेड नेशन को कोऑपरेट करवाता है अलग अलग स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के साथ, ताकि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की जा सके, ताकि डेवलपमेंट के काम किए जा सके। तो इस एजेंसी का काम ही यही है, इस ऑर्गन का काम ही यही है कि किस तरीके से इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके, सोशल डेवलपमेंट की जा सके, और वो कैसे करनी है। तो अलग अलग स्पेशलाइज्ड एजेंसीज का कोलैबोरेशन करवाया जाता है यूनाइटेड नेशन के साथ। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO, या फिर हमारे पास एक और ऑर्गेनाइजेशन आता है जिसको FAO के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के,
यूएन के साथ इनको कॉपरेट करवाता है, कोलैबोरेट करवाता है, ताकि ये एजेंसीज जो खुद काम कर रही हैं लेकिन यूनाइटेड नेशन के साथ ये मिलके और अच्छा काम कर सकें, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट कर सकें। तो इकोसॉक का मेन पर्पस ही यही है, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का, कि किस तरीके से सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जा सके, कैसे करवानी है। तो अलग अलग जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनको यूनाइटेड नेशन के साथ उनका कोलैबोरेशन करवाना है, ताकि इकट्ठा मिलकर सारे के सारे काम कर सकें। यूएनडीपी है, यूएनडीपी का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन ने एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से, जिसको यूएनडीपी कहा जाता है, उसके नाम से एक प्रोग्राम चलाया है, जिसके अंदर कंट्रीज का सपोर्ट किया जाता है कि वो गरीबी के साथ, गुर्बत के साथ, मुफलसी के साथ लड़ सकें। मतलब गरीबी कंट्रीज खत्म कर सकें, अपने देश में जो गुर्बत है, गरीबी है, उसको खत्म कर सकें। तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम उसी के लिए चलाया गया है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। उसके बाद जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनेस्को है, यूनेस्को मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड सी का मतलब क्या है यार, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड सी, ये मतलब एजुकेशनल साइंटिफिक और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर एजुकेशनल साइंटिफिक मतलब साइंस को प्रमोट किया जाता है, एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है। एफएओ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो सारी की सारी एजेंसीज हैं, ये हेल्थ के फील्ड में काम करती हैं, एजुकेशन के फील्ड में काम करती हैं, फूड के फील्ड में काम करती हैं, लेबर के फील्ड में काम करती हैं। और जब ये सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज इन फील्ड्स में काम करती हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए ये काम कर रही हैं। कोई हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए लगा हुआ है, कोई एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए लगा हुआ है, कोई फूड जो है वो सभी तक एक्सेसिबल हो उसके लिए काम कर रहा है, कोई ये इसके लिए काम कर रहा है कि जो लेबर की कंडीशंस हैं वो अच्छी होनी चाहिए, लोगों के पास लेबर वेजेस होने चाहिए, कम से कम दिहाड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा दिहाड़ी लोगों को मिलनी चाहिए, मजदूरों को मिलनी चाहिए, मजदूरों की कंडीशंस बेहतर होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी अलग अलग एजेंसी, स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो हैं वो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं। तो आपको समझ आ रहा है कि किस तरीके से इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए रोल प्ले करता है यूनाइटेड नेशन, और इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट जो है वो ग्लोबल गवर्नेंस का एक की एस्पेक्ट है। तो आपको मैंने बताया इकोसॉक है हमारे पास, यूएनडीपी है हमारे पास, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, एफएओ, आईएलओ, ये सारे के सारे काम कर रहे हैं सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे यूएन लेड, यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और इस प्रोग्राम को हम एसडीजी गोल्स भी कहते हैं, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। मतलब किस तरीके से हमें डेवलपमेंट करनी है सस्टेनेबल, मतलब हमें डेवलपमेंट तो करनी है, तरक्की तो करनी है, विकसित तो होना है, लेकिन हमें इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है। टेकिंग केयर ऑफ इन्वायरमेंट एज वेल एंड वी आर नॉट गोइंग टू हार्म द इन्वायरमेंट। तो ऐसी तरक्की हम करेंगे जिससे कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। और ये जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रोग्राम चलाया गया, जिसको एसडीजीज के नाम से जानते हैं, इसके अंदर बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स के अंदर 17 ऐसे गोल्स दिए गए हैं, 17 ऐसे गोल्स दिए गए हैं जिससे कि पॉवर्टी खत्म की जा सके, हंगर को खत्म किया जा सके, भूखमरी को खत्म करा जा सके, गरीबी को खत्म करा जा सके, और इनइक्वालिटी को खत्म करा जा सके 2030 तक। तो ये जो एसडीजीज हैं, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं, जो 17 गोल्स यूनाइटेड नेशन ने चलाए हैं, यूनाइटेड नेशन ने दिए हैं, लिस्ट ऑफ 17 गोल्स, जिनको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स के नाम से जानते हैं। इनका मकसद क्या है कि 2030 तक हमें गरीबी खत्म करनी है, हमें असमानताएं खत्म करनी है, हमें भूखमरी पूरी दुनिया में खत्म करनी है। तो इस तरीके से जो है वो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के अंदर भी यूनाइटेड नेशन काम करता है। एंड आई टोल्ड यू दैट social and economic development is the key aspect of global governance। एंड उसी के साथ साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए या फिर ई बुक अगर आपको चाहिए पूरे के पूरे इस सब्जेक्ट की, तो आप मुझे 9103113950 के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम के ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। आपको प्रॉपरली एक ई बुक प्रोवाइड की जाएगी, इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, और खास करके 7th सेमेस्टर स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए पूरी की पूरी किताब मैंने लिखी है, इस ई बुक को लिखा गया है ताकि वो अच्छे से अपना एग्जाम अप्रोच कर सकें और उनको वो ई बुक काफ़ी हेल्प करेगी। सो यू कैन डेफिनेटली गेट दैट पर्टिकुलर ई बुक इफ़ अगर आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करते हैं या फिर आप मुझे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रीच करते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और क्लाइमेट एक्शन के अंदर भी यूनाइटेड नेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए यूनाइटेड नेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इन्वायरमेंट को बचाना और क्लाइमेट चेंज को टैकल करना एक ग्लोबल गवर्नेंस का हिस्सा है।
द यूनाइटेड नेशन हैज़ टेकन लीडरशिप इन बिल्डिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, और यूनाइटेड नेशन ने पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो ली है ताकि एक इन्वायरमेंटल गवर्नेंस बिल्ड की जा सके ग्लोबल लेवल पे। मतलब ग्लोबल लेवल पे जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए कलेक्टिवली विद द हेल्प ऑफ ऑल द नेशंस, विद द कॉपरेशन ऑफ ऑल द नेशंस। एंड दिस इज़ हाउ यूनाइटेड नेशन क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म के तौर पे उभरता है जिसमें कि सारी की सारी कंट्रीज़ को इकट्ठा लाया जा सके और फिर वो इन्वायरमेंटल कंसर्न से, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के अगेंस्ट जो हैं इन चैलेंजेस को एड्रेस कर सकें। जैसे कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो है UNEP जिसको हम कहते हैं वो चलाया गया, और साथ ही साथ UNFCCC का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो UNEP और UNFCCC हैं ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को हैंडल करते हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 का, पेरिस अग्रीमेंट है 2015 का। तो ये जो अग्रीमेंट्स हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, इनको हैंडल करने का काम कौन करता है, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और UNFCCC जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट के फील्ड के अंदर भी यूनाइटेड नेशन ने कई सारे एफर्ट्स किए हैं और कर रहा है, और एक ग्लोबल गवर्नेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट टू एड्रेस इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। एंड उसके बाद क्या आता है, अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ। अब इंटरनेशनल लॉ को कायम रखना ग्लोबल गवर्नेंस का हिस्सा है। मतलब गवर्नेंस हो ही नहीं सकती है जब कानून का राज ना हो, जब इंटरनेशनल लॉ मेंटेन ना हो, या फिर इंटरनेशनल लॉ का रूल ना हो। तो इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन करने में यूनाइटेड नेशन एक अहम रोल अदा करता है। कैसे, ग्लोबल गवर्नेंस डिपेंड्स ऑन रूल्स। अब ग्लोबल गवर्नेंस पूरी की पूरी रूल्स के ऊपर डिपेंड करती है, और एंड द यूनाइटेड नेशन इंश्योर्स दोज रूल्स एग्जिस्ट एंड आर रिस्पेक्टेड। और यूनाइटेड नेशन ये इंश्योर करता है कि ग्लोबल इंटरनेशनल लॉज और रूल्स एग्जिस्ट करें और साथ ही साथ उनकी इज्जत हो। मतलब हमारे पास इंटरनेशनल लॉज होने चाहिए, अगर नहीं है तो नए बनाए जाएं, और उनको पूरे तरीके से पूरे दुनिया में इंप्लीमेंट करवाना, और कोई भी उनको वायलेट ना करे। जैसे कि ICJ की अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये लीगल डिस्प्यूट्स को हैंडल करने की कोशिश करता है। जितने भी अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं उनको लीगली हैंडल करने की कोशिश करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ कमीशन ILC, इंटरनेशनल लॉ कमीशन जो है वो नए लॉज को ड्राफ्ट करने का काम करता है, नए इंटरनेशनल लॉज को बनाने का काम करता है। सो दिस इज हाउ इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज वेल, किस तरीके से यूनाइटेड नेशन जो है वो अपना अहम रोल प्ले कर रहा है, और इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन करना और उसको कायम रखना ग्लोबल गवर्नेंस का हिस्सा है। ग्लोबल गवर्नेंस उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद लास्ट इसके अंदर आता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। अब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने का काम यूनाइटेड नेशन करता है, इसके अंदर भी अहम रोल प्ले करता है यूनाइटेड नेशन, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए पूरी की पूरी दुनिया के अंदर, ये ग्लोबल गवर्नेंस का एक हिस्सा है। जैसे मान लो आपके देश में कोई आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, या फिर कोई कहीं पे क्लैमिटी आ जाए, कहीं पे जो है वो आप बहुत सारी रेनफॉल्स हो गई, क्लाउड बस्ट हो गया, या फिर पूरा का पूरा पहाड़ गिर गया, लोग मर गए, दब गए, तो उस वक्त क्या आपके देश की सरकार जो है उन लोगों को हेल्प नहीं करती है? बिल्कुल करती है। क्या वो आपके देश की सरकार की गवर्नेंस का हिस्सा है? बिल्कुल है। इसी तरीके से ग्लोबल गवर्नेंस का हिस्सा है कि कहीं पर भी अगर पूरी दुनिया में कोई आपदा आ जाए, कोई आपदा आ जाए, कोई डिजास्टर आ जाए, कोई पैंडेमिक आ जाए, तो उस टाइम पे जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो उन कंट्रीज को दी जाती है। द यूनाइटेड नेशन प्लेज ए ग्लोबल गवर्नेंस रोल इन मैनेजिंग क्राइसिस। जितने भी क्राइसिस होते हैं, चाहे कहीं पे वॉर चल रही है, कहीं पे डिजास्टर आ गया है, कहीं पे कोई भूचाल आ गया है, कहीं पे कोई अर्थक्वेक आ गया है, कोई सुनामी आ गई है, पैंडेमिक्स आ गए हैं, कोई बीमारी आ गई है, और उससे जिस देश के अंदर इतना नुकसान हो रहा है उस टाइम पे हेल्प करने की कोशिश की जाती है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। जैसे UNHCR की अगर मैं बात करूं तो UNHCR जो ये यूनाइटेड नेशन क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन HCR मतलब रेफ्यूजीज के लिए बनाया गया है ये कमीशन। यूनाइटेड नेशन यार क्या था ये, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, एच का मतलब क्या है मुझे नहीं अभी याद नहीं आ रहा है। तो रेफ्यूजीज को हेल्प करने के लिए UNHCR बनाया गया है। WFP की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये इसलिए बनाया गया है ताकि अगर कहीं पे कोई फेमाइन आ जाता है, कहीं पे कोई भूखमरी चल रही है, तो उस वक्त लोगों को खाना दिया जा सके। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्थ में कंट्रीब्यूट करता है। अगर कोविड-19 या पैंडेमिक कोई आ गया है तो उस टाइम पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे मदद करता है। इस तरीके से हमारे पास UNHCR है जो यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है रेफ्यूजीज़ के लिए। उसी के साथ साथ
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, WHO है। तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशन जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग डिजास्टर्स, नेचुरल कैलेमिटीज़ और पैंडेमिक्स, या फिर भी कोई, या फिर कोई भी कोई अगर आपदा आ जाए तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन और ग्लोबल गवर्नेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है और किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल गवर्नेंस को मजबूत करने का काम करता है, उसको और एनरिच करने का काम करता है, स्मूथ करने का काम करता है, और अच्छे से मेंटेन्ड हो ग्लोबल गवर्नेंस उसके अंदर काम करता है। एक इंपॉर्टेंट या फिर अहम रोल प्ले करता है यूनाइटेड नेशन इन ग्लोबल गवर्नेंस। एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। और इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं पे वाइंड अप होता है। अगर आपको नोट्स या PDF या ई बुक चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर 9103113950, एंड इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। द डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कोई अबर उड़े किसी कुलजुम से, रस बरसे मेरे वीराने पर। कोई जागता हो, कोई कूदता हो मेरे देर से वापस आने पर। कोई कोई सांस भरे मेरे पहलू में, कोई रस बरसे मेरे वीराने पर, और दबे दबे लहजे में कहे, तुमने अब तक बड़े दर्द सहे, तुम तन्हा तन्हा चलते रहे। सुनो, तन्हा चलना खेल नहीं, आओ हम राह चलें।